आरएसएस को आगे करके उनके जो अलग अलग संगठन हैं, इवन जो उनका जो प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर है, जिनका दखल बनाया आरएसएस ने, उन सबके माध्यम से, जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी में कह रहा हूँ कि ये तमाम मुल्क में तमाम लोगों को, पहले पब्लिक को कन्विंस कर रहे हैं। कोई पार्टी का हो, आरएसएस का हो, बीजेपी का हो, किसी पार्टी का हो, इधर तो पब्लिक लिए था। शानदार योजना की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। देश के हर राज्यों में हमारी स्कीमों की चर्चा हो रही है। पहली बार ऐसा देखने वाली स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा हूँ, कई योजना। और अल्टीमेटली क्या फैसला होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा पूरा खेल। उनको तकलीफ है कि हमारे यहाँ हम लोग ज़्यादा टैरिफ लगाए हुए हैं, इंडिया वाले। उनको तकलीफ है कि रशिया से क्यों आप सामान खरीद रहे हो, एनर्जी का भी और जो मिलिट्री का भी। कम बात है क्या एक देश का प्राइम मिनिस्टर जाके कहे दूसरे मुल्क में, हम तो उनको ठीक नहीं मानते, अलग बात है। हमारी दृष्टि के अंदर ऐसा होना नहीं चाहिए था। हाउडी मोदी कर दिया, हाउडी मोदी क्या, हाउडी क्या क्या, अमेरिका क्या कुछ किया। ये संबंध कहाँ काम आ रहे हैं। ये मोदी जी के वक्त में जो राइट लेफ्ट हो रहा है ना, उसका नुकसान हम भुगत रहे हैं। ये जो ट्रम्प ने बहाना बनाया है, अब देखते हैं 7 दिन या जो कह रहे हैं अभी नेगोशिएशन चल रहा है, मैंने सुना है, तो उसके बाद में क्या परिणाम निकलेगा तो उस पर डिपेंड करेगा। राहुल गांधी जी हर चीज को एडवांस में सरकार को आगाह कर रहे हैं। जो हमारी विपक्ष की भूमिका है, तो डिबेट के अंदर वो बोल नहीं पाए, पूरे देश में आलोचना हो रही है उसकी। अब उन स्थितियों में ये ट्रम्प ने अचानक की जो 25% का जो अनाउंसमेंट किया है, साथ में पेनल्टी भी, ये भी अचानक आ गया। शेयर मार्केट गिर गया और संभावना है कि उसमें कई ट्रेड जो है वो डाउन जाएंगी। तो अभी सरकार जो है, भारत सरकार, उनके स्तर पर है वो क्या बिहेव कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि मैंने सुना अभी तक नेगोशिएशन चल रहा है। नेगोशिएशन चल रहा है तो हो सकता है यूएस प्रेसिडेंट और यूएस जो है चालाकी से नेगोशिएशन करने के लिए, बार्गेनिंग करने के लिए भी ये अनाउंसमेंट कर दिया हो। और नेगोशिएशन अभी 1 सप्ताह और चलेगा, मैंने सुना है। और अल्टीमेटली क्या फैसला होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा पूरा खेल। उनको तकलीफ है कि हमारे यहाँ हम लोग ज़्यादा टैरिफ लगाए हुए हैं, इंडिया वाले। उनको तकलीफ है कि रशिया से क्यों आप सामान खरीद रहे हो, एनर्जी का भी और जो मिलिट्री का भी, सैनिकों का भी। ये तकलीफ उनको है। उनका नाम लेके टैरिफ लगाने का जो फैसला कर रहे हैं। तो रशिया तो वैसे हमारे 50-60 साल से हम देख रहे हैं, हमेशा से हमारा वहाँ पर ट्रेड रहा है। तेल भी वहाँ से आता, हमारे वहाँ पर मिलिट्री के सारे सामान भी वहाँ से आते रहे। तो उनकी तकलीफ अब क्यों हुई है? पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट को या वहाँ की गवर्नमेंट को तकलीफ क्यों हो रही है? पर आपके साथ में इतने संबंध सुधरे हैं पिछले लंबे अरसे से, और यहाँ तक पहुँच गई कि अगली सरकार ट्रम्प सरकार। कम बात है क्या एक देश का प्राइम मिनिस्टर जाके कहे दूसरे मुल्क में, हम तो उनको ठीक नहीं मानते, अलग बात है। हमारी दृष्टि के अंदर ऐसा होना नहीं चाहिए था। पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने तो एक्सट्रीमली अपना जो संबंध था भावात्मक उनसे, मिस्टर ट्रम्प से, वो प्रकट कर दिया। पूरे प्रवासियों को इकट्ठा किया, उनका हाथ पकड़ा, फिर वो पूरा चक्कर लगाया। अगली सरकार ट्रम्प सरकार, हाउडी मोदी कर दिया। हाउडी मोदी क्या, हाउडी क्या क्या, अमेरिका क्या कुछ किया। तो कहने का मतलब अब जो स्थिति बनी है, ये संबंध कहाँ काम आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत के अंदर विदेश नीति जो आपकी होती है, वो विदेश नीति सरकार बदल दी गई, पर विदेश नीति कभी नहीं बदली। जो पंडित नेहरू के जमाने में विदेश नीति स्थापित हुई थी, वो विदेश नीति लगातार रही है देश के अंदर, चाहे सरकार किसी पार्टी की बनी हो, वाजपेयी की गवर्नमेंट क्यों नहीं बनी हो। बल्कि मुरारी भाई जैसे जो बने थे प्राइम मिनिस्टर, और मुरारी भाई जैसे के साथ में अटल बिहारी वाजपेयी बने थे विदेश मंत्री, तभी खुला कहा था कि हमारी विदेश नीति वही रहेगी जो पंडित नेहरू की चली आ रही है। ये मोदी जी के वक्त में जो राइट लेफ्ट हो रहा है ना, उसका नुकसान हम भुगत रहे हैं। तमाम पड़ोसी मुल्कों ने हमारी दुश्मनी हो गई।
नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, आप बताइए म्यांमार, हमारे पड़ोसी हमारे साथ नहीं, दुनिया हमारे साथ नहीं। इंडो पाक ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो खाली आपका जो पाकिस्तान को सहयोग करने वाले कौन थे? चाइना खोल के था, तुर्की खुल के था, अल्बानिया कोई नाम कंट्री का वो था, और रशिया चुप था। तो उनको भी थोड़ा फील हुआ होगा जो हमारी विदेश नीति में कुछ डाइवर्शन हो रहा होगा, मेरा अंदाज है। ये नौबत क्यों बनी? अमेरिका तो पता नहीं क्या कर रहा था। तो मैं शॉर्ट में ही करना चाहूँगा, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, मेरा जो अनुभव है कि ये जो ट्रम्प ने बहाना बनाया है, अब देखते हैं 7 दिन या जो कह रहे हैं अभी नेगोशिएशन चल रहा है, मैंने सुना है, तो उसके बाद में क्या परिणाम निकलते उस पर डिपेंड करेगा। भारत सरकार भी अपनी पॉलिसी बनाए कि नहीं, जहाँ से ड्यूटी कम होगी उन मुल्कों का सहयोग लेगी, पर एक राहुल उनको तरीका निकालेंगे जो कि कॉम्पेंसेट कैसे हो सके, डिपेंड करता है भारत सरकार पर, हमारे ऊपर नहीं करता है। पर राहुल गांधी जी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो पहले ही कहते नजर आए थे कि अब ट्रम्प दबाएंगे इनको। ये राहुल गांधी जी की बहुत बड़ी खासियत है, चाहे कोरोना आया हो तब से लगा कि मैं आज तक देख रहा हूँ, गलवान में जो कब्जा कर लिया चाइना का, तब से मैं देख रहा हूँ राहुल गांधी जी हर चीज को एडवांस में सरकार को आगाह कर रहे हैं। जो हमारी विपक्ष की भूमिका है वो भूमिका है। अब उसके बाद में भी अगर ये नहीं समझे तो उसका तो हम क्या कर सकते हैं? विपक्ष में हम लोग हैं और नेता प्रतिपक्ष भी है राहुल गांधी, तो उनकी बात को तवज्जो देना चाहिए ना, क्योंकि वो जिस पोस्ट पे है, जैसे सरकार के पास फीडबैक आता है उसी रूप में नेता प्रतिपक्ष कोई हो किसी पार्टी का, उसके बाद भी फीडबैक आता है, दुनिया भर से आता है। दुनिया के मुल्क हो या शासन करने वाले लोग हो या उनके संबंधित लोग हो या मीडिया वाले हो, तमाम खबरें पहुंचाते हैं, उसी के आधार पे तो बोलता व्यक्ति। तो जो राहुल गांधी जी का असेसमेंट था वो हमेशा उन्होंने आगाह किया देश को, और फिर बाद में सरकार ने मार खाई है। ये स्थिति कल एक देश एक चुनाव, कल एक देश एक पार्टी का स्टैंड जो होगा वो हम सब समझेंगे। अभी तो पार्टी का स्टैंड आपको मालूम ही है, अभी तो कंफ्यूजन चल रहा है, ये खुद ही कंफ्यूज हैं, ये पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे तो इनको पूरा जो है नक्शा पहले अभी तो बताया नहीं देश को, खाली ये क्या कर रहे हैं कि जहाँ तक मुझे जानकारी है बड़ी चालाकी से आरएसएस को आगे करके उनके जो अलग अलग संगठन हैं, इवन जो उनका जो प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर हैं, जिनका दखल बनाया आरएसएस ने, उन सबके माध्यम से, जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत जानकारी में कह रहा हूँ आपको, कि ये तमाम मुल्क में तमाम लोगों को पहले पब्लिक को कन्विंस कर रहे हैं। देखा है, समझा है और सुना है, ये मैं कह सकता हूँ। सर एक इम्पोर्टेंट सवाल है, स्वास्थ्य सेवाओं की आपकी सरकार की बहुत बात होती रही है। पाप कर रहे हैं जो मानवता के लिए सही बात थी। ये तो नहीं था कि इलाज फ्री मिलेगा तो खाली कांग्रेस वालों को मिलेगा, ये तो नहीं था। इलाज कोई पार्टी का हो, आरएसएस का हो, बीजेपी का हो, किसी पार्टी का हो, इलाज तो पब्लिक के लिए था। शानदार योजना की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है, देश के हर राज्यों में हमारी स्कीमों की चर्चा हो रही है, पहली बार ऐसा देखने। खाली स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा हूँ, कई योजनाओं की। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट ने ये काम किए। इस गवर्नमेंट का रुतबा तब अच्छा होता ये गवर्नमेंट और हमारी कामों को बंद करने की बजाय नाम बदल दो। जैसे मैंने कल कहा, वो अन्नपूर्णा किट था वो आते ही सरकार ने बंद कर दिया। मैंने कहा उसका नाम बदल दिया, कोई बात नहीं, बंद क्यों किया आपने? अगर सरकार फोटो लगी हुई थी, अशोक फोटो थी, तो अशोक गहलोत की फोटो हटा दो और पंडित भजनलाल की फोटो लगा दो। यही तो मैंने कहा, क्या फर्क पड़ता? फोटो हट जाती, भजनलाल जी लग जाती, स्कीम चलती गरीबों के लिए। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। जो सरकार इस स्तर में जा सकती है, उस सरकार से क्या उम्मीद करे प्रदेशवासी? चाहे स्वास्थ्य योजना हो, चाहे पेंशन का, मैंने सुना 20-30 लाख नाम काटने की योजना बना रहे लोग। सब जगह ये जो है पेमेंट कर नहीं पा रहे,
पूरी इनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि सरकार में हाहाकार मचा हुआ है हर विभाग के अंदर। कोई पेमेंट नहीं हो रहा है, खाली बजट की घोषणा जो है खाली कागजों के अंदर वो है, कागजों में है, लागू कोई हो नहीं रहे। हमने रिकॉर्ड बनाया है, हमने जो घोषणा करी, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, 3 बार मुख्यमंत्री रहा हूँ, इस बार जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन हुआ स्कीमों का कोई सोच नहीं सकता। बिल्डिंग बनने लग गई बड़ी बड़ी, और तो और वो IP टावर बन रहा है दिल्ली जयपुर के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बन गया, RIC बन गई, गांधी जी के म्यूजियम बन गए। तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, सारे राजस्थान भर में हमारी फिनटेक यूनिवर्सिटी बन रही है वहाँ जोधपुर के अंदर, स्पोर्ट्स में कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्या बताएं आपको। और कोटा में रिवर फ्रंट बना है, पूरे देश में कहीं नहीं है ऐसा रिवर फ्रंट। पार्क बना वहाँ पे, ऐसा पार्क बहुत शानदार पार्क। सर, पर भजनलाल जी कह रहे हैं कि आप सिर्फ ट्वीट करते हैं इन सब के बावजूद। वो जब भी बोलते हैं क्या बोल रहा हूँ मैं तो। वो कहते हैं, आप पंडित पे बड़ा जोर देते हैं सर, जब भजनलाल जी की बात करते हैं तो पंडित भजनलाल कहते हैं आप। उसमें तो उनको इतना नहीं होना चाहिए। सर, चुनाव आयोग जो है देश में वोटर ID सर्वेक्षण करा रहा है पूरे देश में, आप क्या समझते हैं जिस तरह से अभी ऐसा ही है। देखिए, इसके लिए राहुल जी महाराष्ट्र के चुनाव के बाद में लगातार बोल रहे हैं, और जो आशंका प्रकट कर रहे हैं उनका जवाब दे नहीं पा रहे लोग, और बीजेपी मौन है उसके ऊपर। इलेक्शन कमीशन जो है उनका तरीका आज के बदल गया है। पहले उनका रिश्ता निष्पक्ष होता था सब पार्टी के साथ में, बात करने का एक लहजा अलग होता था। मैं खुद भी गया हूँ एक बार इलेक्शन कमीशन के अंदर। इनके इलेक्शन कमीशन में जो चेयरमैन है या जो अन्य लोग भी होंगे, इनका लहजा बिल्कुल बदला हुआ है। ये अनफॉर्चुनेट है, ये खतरा है। हम बार बार कहते हैं देश में डेमोक्रेसी को खतरा है, क्यों कहते हैं? संविधान को बचाओ कि नारा क्यों लगाते हैं राहुल गांधी? इन्हीं बातों में लगाते हैं, जुडिशरी हो या इलेक्शन कमीशन हो या ब्यूरोक्रेसी हो, सब के दबाव के अंदर। IT, इनकम टैक्स, CBI, आपका ED, क्या है, क्या हो रहा है? कल ही आंकड़े आए वहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर, चौंकाने वाले, आप पढ़ना उनको। पहले आंकड़े आए थे 193 केसेस दर्ज किए, 2 प्रूफ हुए, कितने छापे डाले होंगे। कल आंकड़े आए 500 से अधिक के, पता नहीं, वो मैं अभी पढ़ नहीं पाया पूरा। तो पार्लियामेंट के आंकड़े ही तो क्या हो रहा देश के अंदर? डेमोक्रेसी कैसे बचेगी? तो आपको लगता है कि भाई चुनाव आयोग जो है बीजेपी के इशारे से काम ये कर देखिए, रहा है? आंकड़े आए हैं कि 10 साल में ED ने 5892 केस दर्ज किए हैं। इनमें से 1398 का ट्रायल शुरू हुआ। 77% तो कोर्ट में गए ही नहीं है, मतलब पहुंचा ही नहीं पाए लोग। तो ये इनकी स्थिति है। और 8 मामलों में बताइए आप, 5892 केस में से केवल 8 मामलों में सजा सुनाई गई है, यानी 0.13%। तो सर तो ये ED ने कितना बदनाम किया इस सरकार को। तो आपको लगता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे से काम कर रही है? इलेक्शन कमीशन नई बात क्या भाई, आरोप तो खुला है कांग्रेस का। और मैंने कहा ना, बिहेवियर बदल गया। आप छोड़िए, निष्पक्षता की बात छोड़ दीजिए। जो एटलीस्ट कटसी होती है, कटसी होती है, वो ही बदल गई है। आप कल्पना कीजिए, फैसला तो कोई जज क्या देता है या इलेक्शन कमीशन क्या देता है उसके ऊपर है, उसको मानना ही पड़ता सब लोगों को, चाहे मजबूरी मानो चाहे वो स्वीकार करो। परंतु व्यवहार जो मैंने देखा इलेक्शन कमीशन का, चीटों में जवाब जो वापस आता है खड़गे साहब के पास में या राहुल जी के पास में या सोनिया जी के पास में, या वो जो बोलते हैं मीटिंग में जाते हैं। अभी दुर्व्यवहार किया गया, जो दिल्ली में गया पिछली बार, उसके हिसाब से दुर्व्यवहार हुआ ना। वो तो बाहर के बोले भी है कि हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया। और मैं भी एक जगह एक बार गया तो मैंने उस दिन महसूस किया, मैंने तो खाली महसूस किया, और इन्होंने तो व्यवहार को भुगत के आए ही लोग। तो ये तरीका है क्या इलेक्शन कमीशन को अपना? भाई जुडिशरी में क्या कहते हैं, न्याय जो खाली दिखना भी चाहिए, खाली होना ही नहीं चाहिए। इनको चाहिए कम से कम न्याय दिखाओ तो सही। तो रास्ता कैसे निकलेगा? रास्ता कैसे तो पब्लिक ही रास्ता निकालेगी।
सर अमित शाह जी ने तो पब्लिक ना से निकाल सकती है। पब्लिक का कॉमन सेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देश के अंदर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉमन सेंस, रोबस्ट कॉमन सेंस। पढ़े लिखे कम हो सकते हैं लोग इस देश के अंदर, अनपढ़ भी हो सकते हैं, पर गॉड गिफ्ट उनको है कि उनका जो रोबस्ट कॉमन सेंस सोचने का अकल होशियारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जब घर बेचते थे इंदिरा जी के वक्त में पूरी कांग्रेस साफ हो गई थी, इंदिरा जी खुद ही चुनाव हार गई थी। आंधी चली 2.5 साल के अंदर इंदिरा जी की, दोनों उदाहरण देख लीजिए। जब हराया सबको, वो उदाहरण 2.5 साल में आंधी चली इंदिरा गांधी की भी 2.5 साल में कैसे चल गई? जिनको आपने घर बैठा दिया वो 2.5 साल में, लोग कहते हैं गया वाला वापस कभी नहीं आएगा। वो राज आपके 2.5 साल वापस आ गया। हम लोग सब MP उस वक्त बने थे 45 साल पहले, और इंदिरा गांधी का आंधी चली थी देश के अंदर। फिर वो शहीद हो गए देश के लिए। कहीं बोलते ही लोग, राजीव गांधी शहीद हो गए या इंदिरा गांधी शहीद हो गई, पाकिस्तान 2 टुकड़े कर दिए, खालिस्तान नहीं बनने दिया। ये हमारी उपलब्धि है। वो इतिहास का जो याद नहीं करती वर्तमान सरकार, जो लोग इतिहास को भुला देते हैं वो खुद कभी इतिहास नहीं बना पाते हैं। ये मेरा मानना है। सर अमित शाह जी ने कल कहा है कि कांग्रेस ने तो जो ये लोगों को झूठ बोलना बंद करे, झूठेबाजी बंद करे। जवाब इसका दे कि वो पहलगाम में जो घटना हुई उसमें चूक काम हुई, कितने लोगों ने सजा दी है उसके लिए। हमारे तो मुख्यमंत्री के इस्तीफे हो गए, गृह मंत्री भारत सरकार के इस्तीफे हो गया बम्बई के अंदर, जबकि सभी आतंकवादियों को मार दिया गया उसी वक्त, एक कुछ छोड़ के। एक बच गया था, उसको फांसी मिली बाद में। इनको पूछो आपने, जो घटना इतनी बड़ी घटित हो गई है, आप जिम्मेवारी ले नहीं रहे हो, आप इस्तीफा क्यों नहीं देते हो? गृह मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देते, बता दीजिए आप। इतनी बड़ी घटना हुई है, कोई हरकत नहीं, जांच तक नहीं बना पाए आप ढंग से, जांच हो नहीं पाई। और इसलिए अखिल यादव ने ठीक कहा कि भाई आज पार्लियामेंट शुरू हो रही है, कल ही एनकाउंटर क्यों हुआ, पहले क्यों नहीं आपने इमीडिएटली भाग के लगे वो लोग इतने महीने? तो ये तमाम क्वेश्चन मार्क करते हैं।